सरगर्म है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है चैनल का और यही मकसद है प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से तय कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, इंडिया के भारत के अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप बताएं कि जो सिंदूर ऑपरेशन था वो भी उनका नाकाम हो गया है मोदी का। और मोदी साहब जो है, अब लोग उनको कह रहे हैं कि मोदी किसी तरह इस्तीफा दे दें ताकि है ना मुल्क पे कुछ उस कंट्री पे कुछ रहम आ जाए। अब देखें कि कितना इल्जाम पाकिस्तान पे मोदी लगा रहे थे, सारा दहशत गर्दों का। आज आपके सामने पर्दा चाक हो गया। दहशत गर्द किस कंट्री में बनते हैं, कौन बनाता है दहशत गर्दों को, वो भी आपके सामने चीजें आ गई हैं। और बिलावर ने कहा है कि हम हमेशा सुलूक पसंद करते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, हम झगड़ा करने वाले नहीं है, हम जंग करने वाले नहीं है, हम सुलह पसंद है। तो अब आप देखें वो कहते हैं कि अगर मोदी ने दोबारा एक दफा हमने मुंह की खिला दी है मोदी को, जिस तरह 4 दिन की जंग की और हमने उनको मुंह की खिलाई, अगर अब दोबारा से अगर ऐसा कदम उठाएंगे मोदी साहब तो फिर उसके जिम्मेदार खुद होंगे, हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये सारी स्टोरी और ये सारी कहानी चल रही है। जिस तरह आपने देखा कि अमेरिका तो ज्यादातर पाकिस्तान की के ऊपर उसका रुझान ज्यादा दबाव डल रहा है, उसकी रहमकारियां जो है इस वक्त पाकिस्तान पे हैं और भारत पे नहीं है। तो इस पे हम सारी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हिंदी टाइम हिंदी अखबार के राकेश तिवारी साहब मौजूद हैं और इरफान भाई मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो के अंदर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और हेलो जी तिवारी साहब, क्या हाल है? हेलो नमस्ते, क्या हाल है आपके? नमस्ते नमस्ते, ठीक है, ठीक हूँ जी मैं। ठीक है। तो जरा सा मैं इरफान भाई से पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जो इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं, बेजा गिरफ्तारियां करे जा रहे हैं, पहले इनसे ले लूं तिवारी साहब, फिर इसके बाद मैं आपसे लेती हूँ इसके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। पहले मैं इनका मौकूफ ले लूं कि ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो आप बताएंगे कि किस तरह गिरफ्तार हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के कारकुन सारे, तो ये स्टॉप कब होगा? शाह महमूद कुरैशी को 3 केसों में बरी भी किया, मगर वो अभी पूरी तरह से बरी नहीं हो सके। तो शाह महमूद कुरैशी ने आखिर क्या ऐसे सबूत पेश किए हैं जो कि 3 केसों से वो बरी हो चुके हैं? तो आप मुझे बताएंगे कि किस तरह लोगों के ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं, मगर यास्मीन राशिद को अभी तक बरी नहीं किया गया, यास्मीन राशिद के को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो ये क्या सिलसिला कब रुकेगा, किस तरह खत्म होगा, जरा इस पे रोशनी डालेंगे आप? देखिए, इन्होंने ये जो अभी, आप बहुत शुक्रिया आपका कि ये जो अभी फैसले सुनाए हैं कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ, यानी कि यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा जी, और सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद सुनाई है। जी आलिया हमजा को 5-5 साल सजा फिर सुना दी, सब उनको 10-10 साल को 10 साल 10 साल। तो ये इन्होंने ये टाइमिंग इसलिए रखी है क्योंकि ये एहतजाज का जो सोच रहे थे ना, प्लान कर रहे थे पीटीआई वाले, जो उन्होंने बनाया हुआ था, ये उसको एक आईना दिखाया गया है उस तहरीक को कि भाई मेरे ये अभी सजा जो है इस मौके पे चुनाव जो किया गया है टाइम का, वो इसलिए किया गया ताकि लोगों के अंदर
खौफ और दहशत बैठ जाए कि अगर उन्होंने भी कोई ऐसी हरकत की और जो कि अगर वो इस एहतजाज में उतरे और उन पे भी इस तरह का एक कहानी बना के और इस तरह उन पे सजाओं को मुसल्लत किया जाएगा। तो मकसद ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट की दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है और जो एक हक के खुद या हक आज़ादी हक जो होता है वो बिल्कुल छीन लिया गया है इन पाकिस्तानियों से, समझिए, और उनके अपने ही लोग छीन रहे हैं, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये आज़ादी का हक हर मुल्क के अंदर है और हर मुल्क में इसका हक होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत उल्टी गंगा बह रही है और जनाब अपना ये जो सजाएं हैं वो सुनाई जा रही हैं और जिन सबूतों पे सजाएं सुनाई जा रही हैं वो सबूत किसी काम के नहीं है। वो बिल्कुल अगर किसी काम के सबूत नहीं है, आपके बकौल अगर मानते हैं इस चीज को, किसी काम के सबूत नहीं है, तो फिर ये जो मुल्क के निजाम है, तो ये निजाम किस तरह सही होगा? जरा इस पे बताएंगे आप कि अगर आप कह रहे हैं कि सजा बुनियाद के तौर पे सजा सुनाई जा रही है, तो फिर ये जो निजाम पाकिस्तान का इतना खराब हो रहा है, तो इसको कौन दुरुस्त करेगा, कौन सही करेगा? ये निजाम जो है पिछले 5 साल से इमरान खान 4 साल से यही कह रहा है कि खुदा के लिए बाहर निकलो, डरोगे तो मर जाओगे, रोज रोज मरने से बेहतर है एक दफा। तो आपने देखा कि बाहर निकलने के लिए तो आवाम तैयार ही नहीं है, पाकिस्तान की आवाम, तो किस तरह बाहर निकाला जाएगा? और देखिए बाहर निकलने के लिए आवाम तैयार है, ये ना कहें कि आवाम नहीं तैयार। आपके जो उसको प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसको लीड करते हैं, वो लोग तैयार नहीं है। वो जो है वो बिखरे हुए हैं, जैसे कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने वो वाला तरीका अपनाया है जो कि 1992-96 में एमक्यूएम के लिए अपनाया था। वही कहानी दोबारा दोहराई गई है, पार्टी के अंदर डिवाइड एंड रूल करवा के और उनको खौफ और हरासा करके इस तहरीक को दबा के और इनको कबूतर खानों में बांट दिया है। पार्टी को मुंतशिर कर दिया गया है ताकि ये ना इकट्ठे हो सकें, ना कोई खेल खेल सकें। तो ये बड़ा एक अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर कि आवाम तो बेचारी, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर कोई आदमी अगर किसी के पीछे कोई लगता है ना तो वो उसकी अकल और सोच के मुताबिक लगता है, राइट। अब जो लीडर होते हैं ना वो आपके शऊर को बेदार करते हैं, अच्छे और सिंसियर लीडर। इनकलाब हमेशा अच्छे और सिंसियर और मुखलिस लोगों के कहने पे आता है जो कि मुल्क के साथ और आवाम के साथ सिंसियर हो, राइट। तो मकसद ये है कि जो सिंसियरिटी जिन्होंने दिखानी थी वो तो सारे जो हैं बेचारे किसी न किसी कोने कुदरे में घुसे हुए हैं और अपनी जान की वो चाह रहे हैं। तो आवाम किसके पीछे लगे? ये फसली बटेरों के जो सब खुले हुए हैं, ये तो सब फसली बटेरे हैं। ये एक तरफ बयान कुछ और देते हैं और दूसरी तरफ वो कुछ दायां दिखा के बायां मार रहे हैं। और ये खाली सलीना। अच्छा, आप ये देखिए कि कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कभी भी जो है ना बात करने की कोशिश नहीं की, मफाहमत नहीं की। इमरान खान ने कभी भी मफाहमत की कभी कोई कोशिश नहीं है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान ने कभी भी डायलॉग करने की कोशिश नहीं की और डायलॉग के बगैर कभी मुल्क नहीं चलते। उनको चाहिए कि कम से कम मफाहमत करें। वो हमेशा जो है ना फौज के खिलाफ बात करते रहे, जबकि देखा जाए तो इमरान खान ने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की, मगर वो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि शहबाज शरीफ के लिए मिठाइयाँ किसने बांटी और किसने खाई। जब नवाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी मिठाइयाँ किसने खाई, वो क्या आप लोग भूल चुके हैं? किसने नहीं मिठाई खाई? जब नवाज शरीफ को उतारा गया तो इमरान खान जब बाजवा के साथ मिलके अपनी मीटिंगें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, जब प्लानिंग कर रहे थे, तो वो क्या था? जरा उस पर रोशनी डालें आप। देखिए बात ये है कि वो जो ख्वाजा साहब तकरीर में कह रहे हैं कि मुफाहमत, उसका मैं छोटा सा तर्जमा करते हूँ, ट्रांसलेट। मुफाहमत उनके नजदीक क्या है? नून लीग के और पीपल्स पार्टी, उनके नजदीक मुफाहमत का मतलब है बूथ पॉलिश। इमरान खान कहता है तो मगर आप कह रहे हैं कि बूट पॉलिश है, तो मगर आप देखें ना, फौज को तो आपने भी कहा है कि अब हमारे शो के अंदर कि फौज तो हमारे वकार, हमारी शान, हमारी आन, हमारी मान है।
तो अभी आप ये देखें ना कि इमरान खान कहते हैं कि सियासतदानों से बात नहीं करनी, मुझे इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो आप ये सोचें कि जब हुकूमत आई हुई है, अगर आप सियासतदानों के साथ एक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो फिर आप मुल्क का भलाई नहीं सोच रहा है। मुल्क में तो अंतशारी फैली हुई है, तो मुल्क को किस तरह बेहतरी की तरफ लाएंगे अगर आप मुल्क के लिए सोचते हैं। इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान मुल्क के खातिर और अवाम के खातिर जेल काट रहे हैं, राइट? तो अवाम तो निकलने के लिए तैयार नहीं हो रही ना। अगर हुकूमत वाकई सिंसियर है उनके साथ क्या कहते हैं मीटिंग करने के लिए इमरान खान के साथ, तो कोई एजेंडा पेश किया अभी तक हुकूमत अपने कोई पॉइंट्स दिए हैं कि हाँ हाँ इन बातों पे हम करेंगे, करप्शन के ऊपर करेंगे, डेवलपमेंट पे करेंगे, इंसानी ढांचे की ऊपर करेंगे, सिस्टम पे करेंगे, कोई उन्होंने पॉइंट दिया? बस वो ये कह रहे हैं कि आ जाओ और फिर हम तुम्हें गंदा करेंगे आवाम के साथ, देखो ये आ गया था और ये हुआ। वो कहता है कोई एजेंडा तो है ही नहीं इन लोगों के पास। तो इनको एजेंडा पेश करना चाहिए ना। इनकी पार्टी के लोगों में जो आप ये देखे हैं, आपको क्या लगता है कि इमरान खान के पास मैसेज ही सही का नहीं जाता? जेल के अंदर बैठी हुई उनको मुलाकातें करने नहीं दी जाती, उनके अपने लोग जो है उनमें इख्तलाफात हुए तो उनके पार्टी के लोग ही उनको सही मैसेज नहीं पहुंचा रहे, जिसकी वजह से इमरान खान बाहर से कुछ कह रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि इन लोगों को चाहिए कि अपनी पार्टी के सही बंदे को पकड़ के मैसेज तो डिलीवर कराए। इमरान खान तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अरे आपको जो सही बंदे हैं वो तो नजर ही नहीं आ रहे, उनको तो 10-10 साल सजाएं हो रही हैं और वो है ही नहीं। और जो फसली बटेरे हैं वो बाहर हैं, वो क्या उसके इमरान खान के पैगाम को अंदर से लेकर बाहर आके बयान करेंगे ये, और किस तरह उसको क्या कहते हैं लाइन अप करेंगे। बहुत मुश्किल हो गया हुआ काम ये। तो एक देखिए बहुत बड़ा इंकलाब और बहुत बड़ा एक ढांचा चाहिए इसको हिलाने के लिए। और ये खाली देखिए इसके अंदर आपके लोकल पाकिस्तानी सियासतदान नहीं इन्वॉल्व, इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व। अब आप ये देखिए कि आपको मैं कल की खबर है कि वो इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ कितना वो मुजाहरा हुआ है कि वो जो गजा पे पट्टी पे अपना कब्जा करना चाह रहा है। आपने देखा वो जी प्रोटेस्ट कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था जी। हाँ, और उसके खिलाफ हुआ है, लेकिन कोई धूम नहीं है उसके कान पे, कुछ नहीं हुई है, समझिए ना। तो और आज बल्कि कल ही वो जो अल शिफा हॉस्पिटल है उसके नजदीक 5 अल जजीरा के सहाफी शहीद हो गए, पता है ना आपको, इसराइल की बमबारी से। तो मकसद मेरा कहने का है कि इस वक्त जो मैं कहता हूँ ना तो ये दुनिया जो है वो इस वक्त बड़े खतरनाक मोड़ पे चल रही है। और मैं तो आपको पहले अब दुनिया इतने खतरनाक मोड़ पे चल रही है, मगर पाकिस्तान को क्यों नहीं होश आ रहा है? जो पाकिस्तान में इतने इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, पीटीआई में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, पीटीआई की अपनी पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं सोच रहा है इस वक्त कि दुनिया किस मैं यही कह रहा हूँ कि आप की और आपकी हुकूमत की और अवाम की कोई सोच नहीं है। ये वो सोच है जो वन वर्ल्ड ऑर्डर की है। कोई मेरा बात नहीं मानता, ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये उसी की तरफ ये लोग जा रहे हैं। और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं क्या कहते हैं वो थिंक टैंकर और ये दजाली कुव्वतें जो है, ये नेगेटिव कुव्वतें जिन्होंने कंट्रोल किया वर्ल्ड को, यही ये सारे कठपुतली हैं सियासतदान, चाहे वो पाकिस्तान के हों कहीं के हों, इजराइल, ये सब जो है इनसे जो है ना खौफ खाते हैं और ये वही काम करते हैं और वो क्या करते हैं, उन्होंने पता है कि ये भी लालची है, ठीक है, वो उनको भी रोटी देते हैं, टक्कर देते हैं और अपना मकसद भी करते हैं। अवाम की बात हो तो इस वक्त अमन ना हो जाए। कौन चाहता है कि जंग हो पूरी दुनिया में? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है महंगाई हो? कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या है कि हुकूमतें मुसल्लत की जा रही हैं। वो इंडिया को देख रहे हैं तो वो मोदी जो है वो अपनी कौम पे चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान को देख रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं ना कि उनका जो राहुल गांधी थे उसको ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ पे पूरा मीडिया शोर मचा रहा है और है ना क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर उसका पिट गया है। तो राकेश तिवारी से इसका बयान लेते हैं थोड़ा सा जी। वो अगर गिरफ्तार हो गए तो कौन छुड़ाएगा उनको, बताइए ना। जी मैं बोलूं? हाँ जी, राकेश तिवारी साहब को जरा इनके बारे में बोले थे, फिर आप बोलिएगा। इरफान भाई जरा बताइएगा कि ये राकेश तिवारी के बयानात पे आप कितना एग्री करेंगे। जी राकेश साहब बताइए। सबसे पहली चीज तो राहुल गांधी जा रहे थे वहां पे, जो निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन के
ऑफिस के बाहर के अंदर या बाहर जाकर के वहां पे वो अपना जिसे कहते हैं आंदोलन करने जा रहे थे, गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में थाने पे ले जाकर के उनको छोड़ दिया गया। पहली बात तो ये समझ लीजिए, वहां पे उनको बिठाया गया गाड़ी में, वहां से उठा के थाने ले गए, तो वहां से जाकर के छोड़ दिया गया। पहली बात तो ये समझ जाए। यानी कि गिरफ्तार जरूर किया गया मगर उनको पूरी तरह से जेल में नहीं डाला गया, बल्कि उनको ले जाके गाड़ी में ले जाके गए और बांटा, इसलिए कि एक हंगामा हो गया पूरे भारत के अंदर। हाँ, तो वो हंगामा तो वहाँ पे अब भारत है ना, तो वहाँ पे अपोजिशन, यानी कि कहेंगे भारत है तो अपोजिशन की वो है ना, पावर है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल है जी, अपोजिशन हमेशा बहुत कमजोर नहीं रही है वहाँ पे। अब जिस कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस दो पार्टी दो स्टेट में सरकार है, उसके अलावा उनके साथ के लोग और भी हैं। तो अभी जो अब बहुत भारत जो शोर मचा रहा है, वहाँ की जो आवाम शोर मचा रही है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलेगा, तो इसका क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर में एक बात और जान लीजिए कि भारत के जो एयरफोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाजों और एक जो है इंटेलिजेंस वाला था उसको उड़ाया है। ठीक है, आज जब सेना कोई चीज भूलती है तो उनके पास में प्रूफ के साथ में भूलते हैं, तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला। ये भी सवाल किया गया उनका, जब तक हमारे पास में पुख्ता सबूत नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते थे, इसलिए हमने अभी तक नहीं बोला। लेकिन अब ब्रीफिंग उन्होंने की है इन चीजों के बारे में और कहा है कि हमारी सेना को खुला हाथ था, हमने डिसीजन लिया जो सिचुएशन थी। तो भारत की अगर बात करें, देखिए अभी इस टाइम पे बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की थोड़ी बात इसलिए बनती है कि आसिम मुनीर साहब अभी वाशिंगटन में थे, अमेरिका में थे, तो उन्होंने फिर से न्यूक्लियर वाली वो जो धौंस दी है, ठीक है, ये बोले कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम पूरी आधी दुनिया को उड़ा देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो फरारी है लेकिन हमें डंप ट्रक, तो वो खुद ही अपने आप को डंप ट्रक बता रहे हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि फरारी से डंप ट्रक जब लड़ेगा, तो भाई फरारी खाली नहीं चल रही है ना, फरारी के साथ में उसके टैंक है अपने मौजूद। तो सवाल ये, मैं तो बार बार एक ही चीज कहूंगा कि हमें बिना बात के भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ में बैठ करके, और जो इंडिया की कंप्लेन है वो तिवारी साहब, हम लोग की कंप्लेन को इंडिया को तिवारी साहब, हम पाकिस्तानी तो चाहते हैं कि आपके साथ टेबल पे बैठ के गुफ्तगू करें। कई दफा इंडियन गवर्नमेंट को, अगर आपकी गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही ना बात, आपके मोदी नहीं करना जी, कंप्लीट होने, जितनी दफा हमने आप लोगों को दावत दी है, आपकी हुकूमत को, आपके लोगों को, आप उतनी दफा ही पहाड़ों पे चढ़े हैं, नखरे दिखाए हैं, हमेशा कोई ना कोई बहाना लेते हैं, क्योंकि आप लोग सिंसियर नहीं है सुलह और अमन के मामले में। अगर आप सिंसियर होते तो आप बैठते, आप गुफ्तगू करते। आपको पता नहीं किस चीज का धूम और मान चढ़ा हुआ था। आपको सुनिए, उस सिंसियरिटी का एक एग्जांपल दे देता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने अभी कुछ महीने पहले की बात, 15 दिन पहले की बात होगी, उन्होंने कहा था कि हम जो है हाफिज सईद और लश्कर तोयबा का जो चीफ है, ओके, इन लोगों को इंडिया को सौंप देते हैं और उसके बाद में, ताकि हम नॉर्मल कर सके रिलेशन। तो हाफिज सईद के बेटे से लेकर तमाम लोगों ने उसमें सवाल उठाए, बोले कि ये तो पूरी दुनिया के जाने माने हुए हैं, आतंकवादी हैं। तो अगर ऐसा कोई कदम तिवारी साहब उसके साथ उन्होंने कहा था जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है इंडिया में मोदी, वो पाकिस्तान को दे दें आप। उससे बड़ा दहशतगर्द तो दुनिया में कोई है ही नहीं ना, फिर पाकिस्तान हिसाब किताब करेगा ना। तो उन्होंने ये आपने पूरी बात नहीं बताई। बिलावल साहब कह रहे थे कि मोदी को हमारे हवाले करो, ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ऐसा है, मोदी कई बार आपके यहाँ पे जा चुके हैं और बुला भी एक दफा मोदी आए थे, जो ये नवाज शरीफ ने उनको इनवाइट किया था। वो भी तो प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, ये तो नेक लोग हैं पाकिस्तानी, इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये तो दहशतगर्द मांग रहे हैं ना। आगे बिल्कुल तिवारी साहब, मोदी साहब को एज ए दहशतगर्द मांगा जा रहा है, जैसे गुलभूषण को पकड़ा गया है, चोरों के लिए चोर ऐसे ही होता है, मांगा जा रहा है। वो तो एज ए प्राइम मिनिस्टर आया था तो उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट दे दी, अब एज ए दहशतगर्द दिया जाएगा तो उसको जेल में रखा जाएगा मोदी को। मैंने आपको इस बात का आंसर दे दिया कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पे अपोजिशन के
की अपनी इज्जत है और उनके साथ विरोध भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन उस विरोध के बावजूद में जैसा मैंने आपको जवाब दिया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अपोजिशन की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मगर इंडिया में अपोजिशन की वैल्यू है। इमरान खान के साथ में जो सुलूक किया जा रहा ये है वो पूरी वैल्यू बता रहे हैं जो अपोजिशन के लीडर थे यूपी के मुसलमान, उनको आरएसएस के गुंडों ने करेआम कोर्ट में गोली मार दी पुलिस के सामने और उसके बाद हाथ ऊपर कर दिया। ये बता रहे हैं कि ये इज्जत है अपोजिशन की, यही वाली बताना चाह रहे हैं ना आप ये बात सुने कि राहुल गांधी जो थे ना गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद वो बता रहे हैं कि छोड़ दिया गया। आज पूरा भारत शोर मचाया था, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन के जो लीडर थे ये इन्होंने कहा कि डबल चेक करें। आज अभी न्यूज आ गई, 2-4 घंटे पहले गिरफ्तारी की न्यूज आई थी, अभी न्यूज आ गई कि उनको बरी भी कर दिया गया। अरे देखें यार, राहुल गांधी जो है ना वो डिफरेंट चीज है, और जो मुस्लिम जो लीडर थे वहाँ के अपोजिशन को, उनको कोर्ट के बाहर जो है 20-22 साल के दहशतगर्द गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने, मोदी के लोगों ने गोली मारी। आज ये किसको उसके बारे में क्या कहेंगे कि बड़ी रिस्पेक्ट है अपोजिशन के लीडरों की। वो कह रहे हैं कि चौधरी साहब, वो पूछ रहे हैं कि किसी का नाम पता है आपको? राकेश तिवारी साहब आपसे पूछ रहे हैं किसी का नाम पता है आपको जो आप इतनी बड़ा वो दावा कर रहे हैं? अरे असलम साहब करके जो थे, असलम साहब क्या नाम था यूपी में, जिनको गोली मारी यार, अभी ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ है। असलम साहब क्या बात कर रहे हैं? आपको दुनिया की सारी खबर होती है, ये नहीं होती है। यूपी में कह रहे हैं कि असलम साहब है जिनको गोली मारी गई हम है। एक नेक काम करें, बातचीत से आप बड़े अच्छे आदमी लगते हैं, इन दहशत गर्दों की तारीफ करना और सपोर्ट करना छोड़ें। आरएसएस को खैर बात कह के जान छुड़ाएं और अपने घर वालों की इज्जत में इजाफा करें आप, और अच्छी जिंदगी गुजारें और लोग आपके बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। यार आप पढ़े लिखे आदमी रखते हैं और आप आरएसएस की बातें करते हैं यार, कैसी बात है? आपको आरएसएस, मुझे पता नहीं क्या आरएसएस से है आपको। अरे आपको पता नहीं, हलवा खा रहे हैं, पक्कल बन के हलवा खाने लगे अब आप। कभी आप पक्कल बन जाते हैं, कभी आप साड़े बन जाते हैं, ये क्या है? ऐसा ना करें तिवारी साहब। आपका होगा मुश्किल से वहाँ पे जो पार्टियां हैं और जो भाई आप जो है आरएसएस के मेंबर लगते हैं, जब आप बात करते हैं इस चैनल पे आके, ऐसा लगता है कि जैसे आप आरएसएस को लीड कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मोदी साहब के ऐसा गाना गाते हैं आप, एक ऐसे गुंडा वर्ल्ड का टेररिस्ट मशहूर, जिसके ऊपर अफ्रीका में पाबंदी थी वीजा लगने पे, वीजा नहीं लगता था, कितने हजार लोगों को इसने गुजरात से मार दिया। आप उस शख्स का गाना गाते हैं आप। बीबीसी की रिपोर्ट आप तो फौरन गूगल पे निकाल लेते हैं ना। नहीं तिवारी साहब, आप तो गूगल पे फौरन निकाल देते हैं। हाँ, अहमदाबाद का हादसा जो इसने मरवाए थे, कितने हजार लोगों को मारा था, उसके बारे में देख लीजिए बीबीसी की रिपोर्ट क्या है। सवाल करते रहे, लेकिन वही इंडिया जो है आज आपको ये सब बातों का जवाब नहीं आता ना। आप जो है अपनी कहानी करते हैं, आरएसएस के मेंबर हैं आप, उससे ज्यादा बहुत कुछ हो चुका है। आरएसएस के मेंबर हैं आप उन्हीं की बातें करते हैं और बहुत ही फालतू बातें करते हैं आप। आपके पास में प्रूफ है? आप करते क्या इस चैनल पे आके? आरएसएस के अलावा किसी पार्टी को आप जो गाना गाते हैं आरएसएस का, ये कोई समझ। अरे भाई आप इनको इतने जज्बाती ना करें। ये चौधरी साहब आप बात कर रहे हैं, शो हो रहा है, शो में ये नहीं करें कि आप इस चैनल पे आके क्या करते हैं। आपको अपनी बात करनी है, अपनी बात करें। आपको जो देना है वो शो का फॉर्मेट है कि एक दूसरे से बात की जाए, मगर तमीज के दायरों में रह के बात की जाए। ये एतराज ना करें भाई, आप क्यों आते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि आप क्यों आए इस वक्त शो के अंदर। नहीं, तिवारी साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी तो सही से बात करें ना। वो आप लोग इस तरह के शो की रिकॉर्डिंग होती है, जब जो लाइव शो जा रहा होता है, दुनिया देखती है, आप आके इस लाइव शो में इस तरह की बातें करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग बात क्या कर रहे हैं। भाई आप देखिए, शो चलता है, लोगों से चलता है। आप पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। देखिए मैंने एक बार भी पाकिस्तान को डिफेंड नहीं किया। देखिए सब पाकिस्तान और इंडिया के बारे में अपनी गुफ्तगू करें, रीजन पेश करें कि आपको खराबियां किस किस चीज में, सिस्टम में खराबियां हैं, किस तरह सही कर सकते हैं। अपने लीडर को जरूर सपोर्ट करें, मगर कुछ बताएं, आप चीजें बताएं। ये नहीं कि आप आके एक दूसरे पे कॉलर पे चढ़ाई कर दें। कॉलर पे चढ़ाई मत करें। देखें क्या गलत बात कर रहे हैं तिवारी साहब कह रहे हैं मैंने पाकिस्तान को डिफेंड किया। मैंने तो नहीं किया पाकिस्तान को डिफेंड।
उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आप इन्होंने डिफाइन अभी बोला करते हैं, मुझे मैं इंडिया को कि कर रहा 24 हूँ। साल से इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान को की डिफाइन बात ही किया। नहीं हो रही, इस वक्त पॉइंट की बात हो रही है भाई कि देखिए ना, भारत के पॉइंट पे अंदर बात हो रही है। अभी सिंदूर इन्होंने ऑपरेशन बोला नाकाम हो गया, तो अब मोदी साहब का कौन सा लाएमल होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। और जवाब देना मैं पूछना चाह रही हूँ तिवारी साहब मोदी से, साहब उसके बाद का आपके पास जवाब लाएमल दूंगी। देखिए, आप बहस क्यों कर रहे हैं बीच में आके? देखिए मैं बता देता हूँ लाएमल क्या होगा। लाएमल अब इंडिया में मोदी साहब की रुखसती होगी और इंडियन अवाम जो है भाग गई है। कुछ नासमझी में कुछ पढ़े लिखे लोग भी इनके साथ लग गए थे और इनके नारों में और इनकी झूठी कहानियों में लग गए थे और मजहब का नफरत फैला के मोदी साहब ने इंडिया को बर्बाद किया है। और अब जो मीडिया बहुत बुरी तरह बदनाम हो गया इंडिया का झूठ बोलने में। इससे ज्यादा इस वक्त जो है के नाम पे पाकिस्तान आपने बनाया, हिंदुस्तान अभी भी सेकुलर डेमोक्रेसी है। अरे कहाँ पे सेकुलर है, समझे ना, उस कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सेकुलर कोई है? नहीं जा सकता। और अरे कहाँ पे सेकुलर है? जो भी अरे बात पॉइंट की बात करें, आप लोग क्यों आपस में लड़ने लगे कि पाकिस्तान आपने बनाया, ये मदद के नाम से बनाया, उसके नाम से बनाया, अब बात ये है कि इंडियन अवाम जो है समझ चुकी है और मोदी साहब की रुखसती होनी है और तिवारी साहब जो है बैंड बाजा बजाने के लिए तैयार हो जाइए, समझे? उनका या जो तो है बैंड बाजा अभी बजा के पूरा रुखसती पाँच साल करिए पूरा मोदी करें। साहब की, अभी या तो सुनिए, आंसू अभी बहाइए। वो टर्म अपना पूरा कर रहे हैं। इन दो काम में से एक अच्छा काम तो ये करिए बता तिवारी दें कि साहब। अपना ट्रम्प पूरा कर रहे हैं मोदी साहब, मगर अभी आप चौधरी साहब आप खामोश रहिएगा, जरा मैं राकेश साहब से जवाब लेना चाह रही हूँ। तो आप ये बताएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो नारे लग रहे हैं बुरी तरह, जो आप आपकी अपना मीडिया शोर मचा है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि मोदी साहब का क्या लाएमल होगा? ये मुझे आपसे स्टार्ट से आंसर चाहिए था, मगर अभी तक आपने मुझे इसका आंसर नहीं दिया। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। नंबर एक कि मीडिया चैनल्स के ऊपर भारत में, जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ पे अगर क्या नाम है गवर्नमेंट का साइड है तो अपोजिशन की है, और अपोजिशन का काम है सवाल करना, वो करते हैं और इस ढंग से करते हैं कि आप तक आवाज पहुंचती है। आप कहते हैं बहुत विरोध हो रहा है उनका, जबकि ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे डेमोक्रेसी में यही होता है, जैसे आपके यहाँ पे अभी आप कर रही हैं कि देखिए मुझे भी बोलने का मौका दे रही है, उधर भी ले रही है, तो ये डेमोक्रेसी होती है कि दोनों तरफ आप मौका देते हैं बोलने का। कोई एक दूसरे के दोनों एक तरफ बोले, हम बोले कि अपना मौक़िफ़ बयान करें ना। सुनिए एक मिनट सुनिए। हमारे यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी है, मोदी के धुर विरोधी, मतलब मोदी की जितनी खिलाफत उन्होंने की है, बीजेपी की जितनी की है, आरएसएस की जितनी की, उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। कितनी बार अटैक हुआ उनके ऊपर? लेकिन एक सेकंड के लिए बाद में जवाब दीजिएगा चौधरी साहब, बीच में ना बोलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी है, ठीक है, तो उन्होंने कहा। तो भारत में हिंदू मुसलमान सब एक चीज पे है कि यहाँ का निर्दोष नागरिक कोई हमारा जो है वो मारा नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई अटैक कुछ भी नहीं, ये ना हो तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पंगा क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब आप बोले चौधरी साहब। जी ओवैसी साहब जो हैं, तिवारी साहब को बहुत समझदार आदमी है, गूगल करके देख लें कितनी बार अटैक हुआ है ओवैसी साहब के ऊपर। आरएसएस ने कितनी बार अटैक किया है। भाई वो मजबूरी में इस आरएसएस के साथ साथ बयान दे रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, अपने घर वालों की जान बचा रहे हैं। ये हाल है इंडिया में। कौन जान आपके समझ में नहीं आएगी ये अपने बात? घर वालों से जान बचा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अपने घर वालों की जान बचा रहे हैं वो। कौन बचा रहा है जान, जरा वाज़ेह कर दें चौधरी साहब, आप भी बताइए क्या ओवैसी साहब जो है, असदुल्ला ओवैसी साहब जो है, असदुल्ला ओवैसी साहब, ओवैसी साहब जो है, ओवैसी साहब जो है, असदुल्ला ओवैसी साहब जो है, वो अपनी एक बार अटैक नहीं हुआ है। मेंबर है, सुनिए, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और वो उस ग्रुप में शामिल है जो कि पूरी दुनिया में गया, उस जो कि जिसने जाके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी की सारी गवर्नमेंट की साइड रखी कि भाई कहाँ पहलगाम हुआ था और हमने क्या किया, पूरी की पूरी रखी। वो उसमें लीडर मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप बात कुछ और कर रहे हैं। देखें दो एक चीज क्लियर कर दूं, आपका ऑपरेशन सिंदूर भी नाकाम हो गया और जो आप लोगों ने टीमें दुनिया में भेजी थी वो भी नाकाम हो गई। आपको कहीं से दुनिया आपका ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो गया, आपने जो टीमें भेजी थी पाकिस्तान में वो भी नाकाम हो गया। जो टीमें भेजी थी दुनिया भर में, वहाँ से भी देखिए क्या आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट चौधरी साहब, क्या कह रहे हैं आप तिवारी साहब? मैंने ये कहा कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है
कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। इंडिया का मीडिया कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर, मीडिया और गवर्नमेंट कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया। नहीं नहीं, आपका मीडिया खुद कह रहा है, मीडिया आपका भारत का मीडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फिर क्या है। देखिए एक बात सुने, आप गलत बात कर रहे हैं तिवारी साहब, ये मैंने खुद देखा है। आपका मीडिया ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत ज्यादा आवाज उठा रहा है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया। अगर कहीं गलती है किसी भी तरफ से होती है, इंडिया की गवर्नमेंट करती है, अगर पावर में जो है लोग हैं वो गलती करते हैं, तो मीडिया का काम है सवाल उठाना और उनको इस बहुत सवाल उठाए ना इसके ऊपर, गिरफ्तार कर देगा कि उनके ऊपर कोई अटैक करेगा। कोर्ट वहां पे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि एकदम फैसला देती हो सरकार के खिलाफ भी, और उसको गवर्नमेंट को मानना देखिए ऐसी कोई बात पाई नहीं जाती इंडिया में। आपको दो चीज बता दूं, आपका ऑपरेशन सिंदूर का जो ड्रामा था वो भी फेल हो गया, और आपके लोग जो दुनिया भर में मेंबर पार्लियामेंट, अब बोल लेने देना तिवारी साहब, बोल लेने देना, और आपके लोग जो बाहर भेजे गए कि दुनिया से हिमायत हासिल की जाए, उसमें भी फेल हो गए, और दोनों चीज में फेल हो गए। और इससे पहले जो मैं बात कर रहा था, उवैस साहब जो हैं, उवैस साहब के ऊपर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हैदराबाद के, इनके ऊपर जो है आप खुद ही बता दीजिए, आप तो गूगल पे निकाल लेते हैं, कितनी बार अटैक हुआ ये बताइए, कितनी बार आरएसएस ने अटैक किया? नहीं आप ये बता दीजिए, आप तो 1 मिनट में गूगल से निकालते हैं ना, है? और वैसे साहब तो खुद टीवी में बताते हैं कि इतनी बार मेरे ऊपर अटैक हुआ। और आप जो है गाना गाते हैं। मालूम क्या आप सुन रहे हैं? मेरी जानकारी में आज तक मैं पिछले 20-25 साल से सुन रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी को, और वो लगातार वहां पे होते हैं। हाँ, बातों के तीर भाले चलते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर बातों से जरूर बोलते हैं, लेकिन पर्सनली किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर भारत में अटैक करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ना कोई कर सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं होती। अभी गूगल करके देख लीजिए कि ओवैसी साहब पे कितनी बार अटैक हुआ है, तारीख निकल आएगी। आप तो बहुत एक्सपर्ट है ना, हमने आपको ऊपर छोड़ दिया, हमारी बात पे तो नाराज हो जाते हैं ना। हम तो कह रहे हैं ना, आप तो सिंदूर भी नहीं मानते। आप अभी तक आप जो है 6 तैयारे 7 तैयारे गिर गए, वो भी नहीं मान रहे आप, हैं? आप जब इस किस्म की बात करेंगे तो आप तो क्या बोले आदमी? दुनिया कह रही है कि इंडिया के 7 तैयारे गिर गए, 6 तैयारे गिर गए, तिवारी साहब कह रहे हैं नहीं गिर रहे। इंडिया के फौज के लोग कह रहे हैं कि हाँ जी तैयारे गिर गए। देखें इंडिया की फौज के लोग कह रहे हैं कि इंडिया के तैयारे गिर गए, लेकिन तिवारी साहब कह रहे हैं नहीं गिरे। तिवारी साहब अपने दिल को संभालिए, अपने दिल को संभालिए और हकीकत को एक्सेप्ट करिए कि इंडिया की बहुत बुरी तरह पिटाई हो गई है, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है। और तबीयत जिसको कहते हैं ना हरी करना, तबीयत हरी कर दी है इंडिया की, इतनी पिटाई हुई है। 2 दिन तो इंडिया का जहाज नहीं उड़ा था कोई भी। कहाँ है आप तिवारी साहब? सारे जहाज छुपा दिए थे, सारे जो जितने जहाज थे वो सारे अंडरग्राउंड कर दिए थे। बचा लो, पाकिस्तान उड़ा देगा, हवा में जाएगा, गिर जाएगा सब। तिवारी साहब, चौधरी साहब ने कहा है कि आप लोग के जहाज कहता कि बचा लो वरना पाकिस्तान सारे जहाज गिरा देगा। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं? आपको क्या फर्क पड़ेगा? अभी तिवारी साहब को बोले थे, चौधरी साहब क्या कह रहे हैं तिवारी साहब आप इस बात पे, चौधरी साहब की बात पे? कि कोई भी बात होनी चाहिए फैक्ट के बेसिस पे होनी चाहिए। इनकी सारे तैयारी अपने अंदर कर दिया। पता है आपको कितने हजारों लाखों वहां पे पड़े हुए हैं? ओके, उनके पास में सब अंदर कर दिया। अब ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पे अटैक कर दिया। और भाई साहब मुझे पता है कह रहे हैं एक दफा अटैक नहीं किया, बहुत दफा अटैक हुआ है उनपे। एकदम गलत है, एक भी फैक्ट नहीं है मेरे पास में। मैंने भी सर्च किया, गूगल कर लेते हैं ना। वो कह रहे हैं आप गूगल कर लें। आप चौधरी साहब आप नेक्स्ट प्रोग्राम में सबूत पेश करेंगे, सबूत लेकर आएंगे आप, और तब बात कीजिएगा, बगैर सबूत के बात नहीं कीजिएगा, कौन से हॉस्पिटल में जाना पड़ा प्रूफ दीजिएगा। अरे भाई ये तो तेज आदमी है, ये अपने मकसद की गूगल से निकालते हैं। अब इनको कह दिया अभी शर्मा रहे थोड़ा सा ये। नहीं आप इनको पे ना छोड़े, बल्कि प्रूफ के साथ, वो कह रहे हैं ना आप प्रूफ के साथ पेश करें, तो आप प्रूफ दिए फिर इसके बाद बात करें, इसलिए बगैर प्रूफ के बात ना करें। असलम साहब को जो कोर्ट में जो है आरएसएस के दहशतगर्दों ने गोली मारी, आप कह रहे हैं कि मेंबर पार्लियामेंट पे इंडिया में हमला नहीं होता। वो यूपी में जो है, यूपी का वजीर आला जो है हुंडा,
मैंने यूपी का वजीर आला जो है हुंडा, वो कहा मोदी के साथ मिलके क्या करा रहा है इंडिया में? कत्ल और गारतगिरी तो कर रहा है ना। वो असलम साहब को जो मारा है, उसने कोर्ट पे पेशी पे गए थे, वो जाली केस बनाया था, उनको पेशी पे गए थे पुलिस के साथ खड़े होके, आरएसएस के उन लोगों ने गोली मारी है सीने पे। किसको? असलम साहब को, जो यूपी के मेंबर पार्लियामेंट थे। कौन अशरफ है भाई? वहाँ पे होंगे पाकिस्तान में कोई अशरफ, यहाँ पे इंडिया में कोई अशरफ भाई इंडिया में, यूपी में। अरे मुझे कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई। अरे चौधरी साहब, आप पता नहीं कहाँ से खबर लेके अब यूपी में कौन अशरफ? मैं आपको बताऊं जो चीज हुई है इंडिया के अंदर में, मुझे बहुत हंसी आने लगी, एकदम मुझे हंसी आ गई कि चौधरी साहब के ऊपर, चौधरी साहब ने रट्टा लगा के रखा है और तिवारी साहब पता नहीं इस बात को मानने के तैयार नहीं है कौन असलम साहब, और वो कह रहे हैं कि असलम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया आपकी इंडिया गवर्नमेंट ने। गिरफ्तार नहीं, उनकी डेथ हो गई, उनको शूट कर दिया गया। उनको शूट कर दिया असलम साहब को आपकी गवर्नमेंट ने। वो ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने उनको शूट कर दिया, मार दिया। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है? वो कह रहे हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है? उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार से खड़ा हुआ था असलम साहब। अब ये बता दें कि कितने साल पुरानी खबर लेकर आएंगे चौधरी साहब आप? ये तो अभी कुछ अर्सा पहले, 1-1.5 साल पहले मारा है उनको। अब 1-1.5 साल पहले की खबर आई है तिवारी साहब, जिसमें आप बहुत ज्यादा भटक गए हैं। वो 1.5 साल पहले की खबर सुनाने बैठे हैं आज। पास में लिखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे जो पता है, जी। ओके, देखिए ऐसा है कि इंडिया के अंदर में अभी भी मैं जैसे मुझे इसलिए हंसी आई आप लोगों की इन गुफ्तगू से कि आप कह रहे हैं कौन असलम साहब, कौन असलम साहब। चौधरी साहब ने एक रट्टा लगा रखा है कि असलम साहब को शूट कर दिया गया, उनको मार दिया गया। असलम भाई जो है फिल्मी गाने में आता है, ओके ओके। अब ये देखिए, अभी एक्टिंग छोड़िए तिवारी साहब, ये एक्टिंग छोड़िए, अब रास्ता नहीं निकालिए भागने का। आप इंडिया की दहशतगर्दी को छुपाइए नहीं, ऑनेस्टी से। चले ये जो है ना, हम जो है ना, चले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। तिवारी साहब और चौधरी साहब, मैं आप लोग को दोबारा अपने शो में तिवारी साहब जो है ना, दरअसल आरएसएस के आदमी हैं, और ये मोदी से सुने इस गुफ्तगू को हम एकदम जारी रखेंगे। ये तो मेरे ऊपर जो है ना, ये तो बोलना शुरू करते हैं समीना जी, बहुत बेकार लगता है। मैंने इनको कहा क्या कि ये आप लश्कर तोयबा और तालिबान के साथ में उनके आदमी नहीं बोला ना, आप मुझे आरएसएस क्यों बोल रहे हैं भाई? मैंने आपको कभी बोला? आप सपोर्ट करते हैं, मैं तो लश्कर तैयबा को हाँ, सपोर्ट नहीं गलत करता। बात है, गलत बात है। चौधरी साहब माफी मांगे आप इनसे कि आप इनको क्यों बोल रहे हैं। इन्होंने कभी आपके ऊपर नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ आप कि ये आरएसएस के आदमी इनको क्यों कहते हैं ना, आपके पास प्रूफ है ना कुछ है, तो आप इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। एक तरह से तजिया कर दिया आपने। मुझे यही तो हैरत होती है, तिवारी साहब जो है बहुत ही आपने गलत बोला है चौधरी साहब, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, आपने फौरन बोल दिया। इनको कैसे बोल दिया आपने, कैसे इल्जाम लगा दिया? तिवारी साहब जो है बहुत दयालु आदमी लगते हैं मुझको, कभी जिंदगी में इंडिया में बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तिवारी साहब आपकी बात से एग्री करती हूँ। चौधरी साहब को आपसे सॉरी करना चाहिए, लेकिन चौधरी साहब अपनी तरफ से ही आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं बिल्कुल गलत इल्जाम देखिए, है। बात सुने, देखिए तिवारी साहब जो है बहुत दयालु आदमी लगते हैं मुझको, मगर आप उनमें इल्जाम नहीं लगा सकते कि आप आरएसएस के आदमी हैं और आप ये हैं वो, तो आपके ऊपर सरासर शख्स के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो अपना तजिया कर रहा है, वो अपने मोदी का वो पसंद करते हैं मोदी को, तो उनको फेवर करेंगे मोदी को। आप अगर किसी को पसंद करते हैं, नवाज शरीफ को या जरदारी साहब को या इमरान खान को, जिसको भी पसंद करते हैं, आप उसको फेवर करें, उसमें कोई एतराज नहीं है। आप गलत बात कर रहे हैं। ये एक शो है और शो को हमने लेके जाना है। इसका तकरार जरूर नाम है, आप आपस में तकरार कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि शो का नाम ही पॉलिटिक्स है तकरार। मगर लफ्जों का चुनाव अच्छी तरह करके तकरार करा करें, ताकि किसी का दिल आजारी ना हो, किसी की दिल आजारी ना करें, अपना मौकूफ बयान करें, अपना तजिया दें और प्रूफ के साथ दें तजिया, तो ज्यादा बेहतर होगा लोगों को, सुनने वालों को, ताकि अच्छा लगे देखने और सुनने वालों को कि भाई हाँ जी इनके ऊपर तो फिगर दिया जाता है, पूरा प्रूफ दिया जाता है, प्रूफ के साथ। और वीडियो भी ढूंढ के दे दूंगा समीना। ठीक है, आप मुझे वीडियो दें, मैं ताकि वीडियो चलाऊंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको और राना तिवारी साहब को यकीनन प्रूफ के साथ। सुनिए, मैं आगे से आपको एक चीज बताता हूँ जो इनको नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूँ, यूपी में एक लीडर थे जो कि लीडर नहीं थे, मतलब इंडिपेंडेंट और कई पार्टीज में रहे हैं, उनका नाम था अतीक खान, ATIK, ओके। और मैं वहाँ पे यूपी की पार्लियामेंट में भी गया हूँ, वहाँ पे मतलब पिछले 10 दिन से, लेकिन बाहुबली थे, बाहुबली और माफिया जो होते हैं, उन्होंने पता
नहीं कितने लोगों को मारा, कई लोगों को तो उन्होंने अपने घर के बाहर तेजाब में मरवा दिया था। तो वैसे ही उनके खिलाफ में साजिश हुई और उनको मारा गया। अब इन्होंने क्या किया, इंडिया में बाहुबली आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को इसलिए आरएसएस ने उसको कोर्ट में मार दिया। उनको ऑपरेशन लंगड़ा किया जाता है। वाह क्या गाना गाया है, इसमें ठुमरी उमरी लगाइए आप तो मजा आ जाएगा। यार क्या बच्चों वाली बात करते हैं तिवारी साहब, आपने फौरन कहानी कर दी। अतीक साहब को मारा था कोर्ट में, मैं सब कह रहा था कोर्ट में मारा था। कोर्ट में नहीं, पुलिस थाने के बाहर। पुलिस थाने के बाद नहीं, कोर्ट में। उन्होंने कहा पुलिस थाने के बाहर मारा, आप कह रहे हैं कोर्ट में मारा। कह रहे हम लोगों पे छोड़िए, लोग लिखेंगे अब इनको है ना कोर्ट में मारा या पुलिस थाने के बाहर मारा। जरूर आप लोग बताइएगा कि ये दोनों जो आपको सुनाई कर रहे हैं कितनी इनमें सच्चाई है इनकी बातों में। साथी बन के गए थे, पेशी के लिए लेके आई थी, सामने मारा, पेशी के लिए लेके आई थी। और जैसे वो गाड़ी से निकले हैं, तो बता रहा हूँ, और मैंने दो देखा दहशतगर्द आरएसएस के खड़े थे, उन्होंने शूट किया उसको ऐसे ही मत पुलिस बोलिए के कुछ भी। सामने। अशरफ और कभी कहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना सच्चाई फैक्ट के साथ में। चले भाई अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ होगा, टाइम खत्म हो गया, ये बात हो गई, सिलसिला काफी लंबा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि आतिक खान को जो है कोर्ट में मारा या पुलिस ने बाहर खड़े होकर जेल के बाहर मारा, पुलिस स्टेशन के बाहर मारा या अदालत में मारा। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखिए कि इन दोनों में से किसकी बात सही है, क्या किसकी बात गलत है और किसकी बात सही है। ये आपके कमेंट्स में जाइए हमें कि ये भी अपना प्रूफ लेकर आएंगे और तिवारी साहब भी प्रूफ लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, जिंदगी रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफिज।